ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था अबाउट द हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ हम ऑप्टिक्स में आगे डील करेंगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। तो फटाफट से हेडिंग डाल दीजिएगा, इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, लिखते जाइएगा साथ में। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट लेट्स ओके disturbance is uniform in the medium but when two sources okay are acting simultaneously. What is simultaneously? The disturbance is not uniform. Okay, the disturbance is uniform, and hence we can say that when two sources are emitting light of same wavelength and approximately same amplitude, then the pattern obtained on the screen is termed as interference of light. Interference of light. अब बात को समझिएगा, यहाँ पे बातचीत हो रही है इंटरफेरेंस की, जहाँ पे हमने आपको बताया जब एक सोर्स जलेगा, एक सोर्स मीडियम में जब लाइट स्प्रेड अप करेगा तो डिस्टर्बेंस यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक सोर्सेस यूनिफॉर्म में काम कर रहे होंगे तब जो पैटर्न ऑब्टेन होगा स्क्रीन पर, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अगर हम आपसे इंटरफेरेंस का बेसिक मतलब की बातचीत करें, इसका जो बेसिक मतलब होता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस? कोई एक लाइन में पूछे तो आप बोल सकते हैं लाइट या वेव्स का सुपरपोजिशन होना, सुपर इम्पोज होना एक दूसरे पर। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स आपस में टकराती हैं तो उस पूरे फिनोमेना को हम बोलते थे व्हाट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मिसाल के तौर पर अगर ये एक रे, लाइट रे आ रही है, ओके, लाइट वेव कह सकते हैं उसको, और दूसरी लाइट रे आ रही है, नाउ इस चीज को आप बोलोगे व्हाट इज इट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, दोनों ने इंटरफेयर किया, दोनों आपस में टकराए किसी सर्टेन टाइम इंटरवल पर, तो इसी फिनोमेना को हम बोले इंटरफेरेंस। और यही आपकी डेफिनेशन में हमने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन शर्त यहाँ पे आपको ये दे लिखे हैं, ये हमने बताया यहाँ पे कि दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों वेव्स का वेवलेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ओके, नियरली सेम होना चाहिए दोनों वेव्स का। लेट से हमारे पास ये दो वेव्स होंगी और दोनों का डिस्प्लेसमेंट है, पहले का डिस्प्लेसमेंट लेट से मैंने ले लिया y1, ओके,
पहले वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया लेट से y1 और दूसरे वाली वेव का मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया लेट से y2। दैट मीन्स y1 एंड y2 हमारे पास दोनों वेव्स का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। इज इट करेक्ट? तो अगर हम यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, इसको कॉपी कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। ओके, हम यहाँ पे निकालने वाले हैं दोनों वेव्स का नेट डिस्प्लेसमेंट। अब आप हमें बताएंगे व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे निकालते हो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स विल बी, क्या हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसे निकालते हो आप व्हाट इज हियर कैपिटल Y, कैपिटल Y इज नथिंग बट द नेट डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेव्स का नेट डिस्प्लेसमेंट आप निकाल दिए y बराबर y1 प्लस y2। इज इट करेक्ट? जहां पे हम आपसे बोल रहे कि y1 है पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट और y2 है आपके पास दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज y1? a sin ओमेगा t और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा t प्लस 5। भाई a क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों की वेवलेंथ देखो वेवलेंथ भी दोनों की सेम है ओमेगा, लेकिन हमने मान के चला कि जो दूसरी वेव थी उसके पास कुछ फेज डिफरेंस था, यानी कि दोनों के बीच में दोनों वेव जो आपकी चल रही थी उनके बीच में कुछ ना कुछ लिटिल फेज डिफरेंस स्टैब्लिश होगा, फेज डिफरेंस मौजूद होगा, इसलिए हमने हल्का सा फेज। अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो आप फाई बराबर 0 लिख दोगे, तो दोनों का फेज डिफरेंस a sin ओमेगा t हो जाएगा। इज इट करेक्ट? नाउ पुट कर देते हैं यहाँ पे, दैट मींस y विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a sin ओके ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे एक चीज और आपको बताएंगे, कुछ लोगों के मन में डाउट आता है यहाँ पे कि दोनों के एम्पलीट्यूड हम सेम कैसे ले सकते हैं। तो आपकी खुशी है, आप दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग भी ले सकते हो। जब हम सेम लेने की बात करेंगे तो a1 की जगह भी a पुट कर देंगे, a2 की जगह भी a पुट कर देंगे। दैट मीन्स हम अभी इस समय दोनों के लिए चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो a1 और a2 लेट से दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे दोनों वेव से। दैट मीन्स a1 sin ओमेगा 2 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5 को क्या लिखोगे आप sin ओमेगा t इंटू कॉस 5 प्लस cos ओमेगा t इंटू साइन 5। ओके भाई साइन a प्लस बी से हमने इसको ओपन किया, बायोलॉजी वाले देख लो, साइन a प्लस बी फॉर्मूला होता है ये साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, साइन a प्लस बी से हमने इसको ओपन किया तो हमें ये मिला। अब देखिए हम यहाँ पे a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी, या एक काम करो साइन ओमेगा टी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी हमने यहाँ से लिया कॉमन, तो हमें मिला a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आएगा अभी तक का नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज जिसको आप y बोलते हो। तो y बराबर हमें मिल गया साइन ओमेगा टी ओके a1 प्लस a2 cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी ओके और साइन 5, a2 भी आएगा आपका वहां पे। ओके नाउ यहाँ पे आपका a2 भी आएगा। ओके दिस यहाँ पे a2 हो गया। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट से अपनी तरफ से हमने मान लिया कि a1 प्लस a2 cos 5 को हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, लेट इट विल बी r cos थीटा, और a2 sin 5 को हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, इट विल बी r sin थीटा। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, ओके कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, दिस विल बी sin 5 ना, sin 5 कि सर यहाँ पे सपोज क्यों, ये सपोज इसलिए करते हैं ताकि आपका फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा बन जाए, थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश होती है हमेशा। ओके दैट विल बी
दैट मीन्स y हमें यहाँ पे मिलेगा, y विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और इतने पार्ट की जगह a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह क्या लिखोगे, r कॉस थीटा, r कॉस थीटा प्लस a2 साइन फाई की जगह, a2 साइन फाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज a2 साइन फाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, r साइन फाई, r साइन फाई इनटू cos ओमेगा टी, व्हाट इज cos ओमेगा टी, इज इट करेक्ट? दैट मींस y विल बी इक्वल टू, अगेन r और r मैंने यहाँ से दोनों से ले लिया कॉमन, और अब देखो साइन ए cos b, इज दिस cos फाई ना, यस cos फाई, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, इसका मतलब आप देख सकते हो इसको साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज फाइव बच्चे, इट इज फाइव। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमें फाइनली एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल गया कि y विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा ये r हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा वरी करने की नीड नहीं है, रिजल्टेंट एक कांस्टेंट है, सीधा हमने यहाँ पे लिया, तो r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, जो कि आपको इसको याद रखना है। अच्छा जो हमने यहाँ पे कंसिडरेशन कुछ किए थे उसको हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेके इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करने की कोशिश करते, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। चलो पहले आ रहा है, जैसे देख लो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ना वहां पे देखो आगे a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन स्क्वायर फाइव, यही होगा। आर स्क्वायर अगेन कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ पे आपका बचेगा स्क्वायर तोड़ दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइव या cos स्क्वायर फाइव प्लस a2 साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 इंटू a2, ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 इंटू a2, ओके, इंटू कॉस फाइव भी आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा a2 कॉस स्क्वायर फाइव। दैट मीन्स आर स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस फाइव। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिलेगा। और आप कह सकते हो कि जो आर स्क्वायर होता है रिजल्टेंट का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जहाँ पे आई आपकी होती है इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, इंटेंसिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट मीन्स आर स्क्वायर आपका आई के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आप इसको कहोगे इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव। अच्छा कॉस फाइव की अगर हम बात करें तो व्हाट इज फाइव हियर? फाइव हमारे पास रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वेव्स, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हमारे पास क्या था, ये फाइव एंगल। और a1 और a2 हमारे पास क्या थे, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड थे, a1 और a2, ओके, ध्यान रखेंगे। और बाकी चीजें आपके सामने, आई इज कॉल्ड इंटेंसिटी, दोनों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप कह सकते हो। व्हाट इज आई हियर? आई को लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। व्हाट इज वाई हियर? ये जो वाई प्रूव करके है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इज इट करेक्ट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हमने एक प्रारूप प्रूव कर लिया। आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, एक तो सबसे पहले ये वाली, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये आगे काम में आएगा,
और दूसरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आगे काम में आएगा। इसी वीडियो लेक्चर में हम आगे बातचीत करेंगे दोनों के बारे में। थोड़ा इंटरफेरेंस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, क्या होता है इसका मतलब। आई होप आप समय में कॉपी कर रहे होगे। ओके नाउ आगे देखते हैं। सी अगर अपन इंटरफेरेंस में थोड़ा और आगे देखें तो इंटरफेरेंस में नेक्स्ट जो आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ओके टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अगर मान के चलो आपके पास एक नोट पॉइंट करके लिख लेना टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस को अभी करते हैं। इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ओके अगर आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है देन इंटेंसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम देन इंटेंसिटी विल ऑल्सो बिकम एज मैक्सिमम। ओके इसका मतलब क्या है, ब्राइटनेस आपकी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस मोर, ओके ब्राइटनेस आपकी ज्यादा होगी। इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी आपकी। फ्रिंज अभी बताते हैं होता क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैक्सिमम भी कह सकते हो, मैक्सिमम की कंडीशन भी कह सकते हो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। और इसी का रेप्लिका देखते हैं, इसी का वाइस वर्सा देख लो। इफ एम्पलीट्यूड, अभी लिखते चलो, अभी बताते इसका मतलब क्या है। इफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम देन इंटेंसिटी will also be minimum. Okay, that means डार्कनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क। अभी केवल बच्चे लिखते चलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके या कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। ओके ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कब क्या होगा। अब हमारी बात सुनो, हम समझाना क्या चाहते हैं। हेडिंग डालना अपनी, इससे आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं देखो। सबसे पहले अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके और जिसको आप बोलते हो ब्राइट, ब्राइट फ्रिंजेस इसमें बनती है। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप होता है दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आपकी बनती है डार्क फ्रिंजेस। अब ये फ्रिंजेस का क्या चक्कर है, आपने कई बार ये शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पे, इधर लिख दिया ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और यहाँ पे फ्रिंजेस की बातचीत। अब होता क्या है, मैंने कहा आपसे कि एक सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, लेट्स से आपके पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स, ओके और यहाँ पे हमने दो स्लिट्स लिए, एक S1 हो गई आपके पास स्लिट और दूसरी हो गई S2। कुछ नहीं है, एक सोर्स है आपके पास, सोर्स से आपकी लाइट आएगी, कोई सा भी सोर्स हो, दैट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी एनीथिंग, कोई सा भी सोर्स हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। एक सोर्स है, यहाँ पे आपने एक बोर्ड लिया, बोर्ड में दो छेद की जिसको आप स्लिट्स कहते हो S1 और S2, और यहाँ पे आपका होता है बच्चे स्क्रीन, यहाँ पे आपकी होती है स्क्रीन, यहाँ पे आपकी क्या होती है स्क्रीन। अब इस सोर्स से ये दोनों स्लिट से लाइट आपके बाईपास होगी, लाइट निकलेगी, तो यहाँ पे स्क्रीन पर एक पैटर्न ऑब्टेंड होगा।
इसी पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस। अब यहाँ पे क्या है, दो तरह के आपको इंटरफ्रेंस हमने बताया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज बनती है, डिस्ट्रक्टिव वाले में डार्क फ्रिंज बनती है। फ्रिंज कैसी बनती है ये बताते हैं। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर सारी की सारी चीजें मैक्सिमम तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कहते हैं इसको। वैसे ही इसका वाइस वर्सा देखो, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी कम, डार्कनेस होगी, सबका सब रिवर्स हो जाएगा। अब देखो हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि ये जो आपकी लाइट आ रही थी यहाँ पे स्लिट्स के द्वारा, जो भी आपकी स्क्रीन पर जो आपको पैटर्न ऑब्टेंड होगा, ओके, स्क्रीन पर आपका जो भी पैटर्न ऑब्टेंड होगा, लेट्स से अगेन हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे पास सोर्स हो गया, दिस विल बी सोर्स ऑफ लाइट एस, ओके, और ये आपकी दो स्लिट्स हो गई, मैंने आपको नाम दे दिया लेट्स से S1 और S2, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्क्रीन। यहाँ पे हमें बेसिकली मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। कैसा होता है इंटरफेरेंस पैटर्न? अब ये जो स्क्रीन है अभी तो ऐसे लगी है, अगर इस स्क्रीन को हम सामने आपकी तरफ कर दें तो ये स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी। देखना ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न ऑब्टेंड होगा ये। सो ये जो आपको देख पा रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस। एक फ्रिंज, दो फ्रिंज, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 फ्रिंज हो गई आपकी। अच्छा, ये जो सेंटर वाली होती है इसको आप बोल दो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर वाली हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर वाली जो फ्रिंज होती है हमेशा कैसी होती है, ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट देखो ये होती है आपके पास डार्क फ्रिंज, ओके। इसके नीचे वाली, सेंटर ब्राइट के नीचे वाली भी डार्क फ्रिंज होगी, डार्क फ्रिंज। नेक्स्ट देखो अगर ये सेंट्रल ब्राइट है, ये डार्क, अगेन बनेगी आपके पास ब्राइट फ्रिंज, अगेन यहाँ पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब क्या है कि सेंटर वाली हमेशा ब्राइट होगी, इसके बाद ऑल्टरनेटिव डार्क ब्राइट ऐसे ऊपर डार्क ब्राइट ऐसा चलता रहता क्रम। तो इस तरीके से आपके पास इंटरफ्रेंस पैटर्न कुछ इस प्रकार का आपको मिलता है, ठीक। तो इंटरफ्रेंस के लिए ये जो सोर्स आप बनाते हो यहाँ पे, एक चीज बता देते हैं आपको, ऐसा तामझाम करने क्यों करते हैं ऐसा, डायरेक्ट सोर्स से ही हमें डायरेक्ट एक लाइट से इंटरफ्रेंस पैटर्न क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में कि सोर्स से लाइट आपकी गई यहाँ पे स्लिट्स तक, अब स्लिट से आपकी जो भी लाइट आएगी, लाइट से यहाँ पे पहुंची, ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मान लिया P, तो S1 स्लिट से भी लाइट पहुंची, S2 स्लिट से भी लाइट पहुंची, तो यहाँ पे फाइनली जो पैटर्न ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो डार्क हो सकती है या ब्राइट फ्रिंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जो S1 और S2 स्लिट्स हमने इसलिए अरेंजमेंट यूज करते हैं, स्लिट अरेंजमेंट से क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है आपका अप्रॉक्स सेम बनाने की कोशिश की जाती है, अप्रॉक्स सेम, और यहाँ से जो लाइट बाईपास होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है हमेशा कैसी होती है, सेम। जब ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है, तब आपका इंटरफ्रेंस जो पैटर्न होता है अपने आप इस प्रकार का आपको मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरफ्रेंस की अगर अपन कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो आपको बताएंगे कंडीशन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता देते हैं, इंटरफ्रेंस आपका तभी होगा जब दो सोर्सेस आपस में कोहेरेंट हो, कोहेरेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेन इंटरफ्रेंस। ऐसा कहा जाता है कि हमेशा जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं सेम एम्पलीट्यूड की, या अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ। तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स हो गए जो कि लाइट को एमिट करते हैं, जिनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए और इनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्सेस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में ऐसा कहा जाता है। तो आई होप आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस आपको सस्टेन्ड पैटर्न मिलेगा, जिसमें आपको पैटर्न में फ्रिंजेस मिलते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको मिलते हैं, और उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर वाली हमेशा ब्राइट होगी, इसके बाद ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट वाला एक क्रम चलता रहता है। इंटरफ्रेंस आपके दो तरीके हो गए, कंस्ट्रक्टिव हो गए ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज। तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस CI, और दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये इस तरह का आपको पैटर्न यहाँ पे मिलता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेट पैटर्न अरेंजमेंट
और ये आपको नहीं। अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनकी पोजीशंस क्या होती है। मान के चलो ये आपका सेंटर हो गया ओ पॉइंट, यहाँ से कौन से वाले, यानी कि कितनी दूर आपका ब्राइट बनी, कितनी दूर आपकी डार्क बनी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी उसकी बातचीत करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। ओके, हमने आपको इंटरफेरेंस बताया, टाइप्स बताया, कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करके बताया, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तब तक के लिए थैंक यू।